हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर जिसके अंदर 2024 के एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशंस को हम कवर कर रहे थे। आपकी इस वीडियो वाली सीरीज के अंदर हम जीएस के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर पूछे गए 25 जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा उस सवाल से संबंधित जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी नया स्टूडेंट है, आप लोग मेरे इस एप्लीकेशन EDU24 को डाउनलोड करके इस पर अवेलेबल सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस ऐप के जरिए अपनी तैयारी को पूरा करने का मौका मिलेगा। कुछ सारी की सारी चीजें इस पर अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दो कोर्सेज नजर आ रहे हैं। आज तक एसएससी ने जितने भी अपने एग्जामिनेशंस कराए हैं, सारा का सारा जीएस का कलेक्शन आपके इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा और सारा का सारा इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा। अभी दो कोर्सेज और आपके इस ऐप पर अवेलेबल होंगे, जिसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और जितना भी मन करता है उतनी बार इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चार कोर्सेज चारों सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आप लोगों के लिए इसी ऐप पर अवेलेबल है, ट्राई कर सकते हैं। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर आपका क्या बनता है। इन्होंने कहा है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड यानी कि IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसको बहुत ज्यादा घबराहट होती थी कि अगर आप हमें 3-4 स्टेटमेंट देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो कठिन होता है। तो देखो जी, सवाल पूछे गए हैं तो आपको स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, किससे संबंधित है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से। तो एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। पहला इन्होंने बोला है कि इस IIPDF की स्थापना 2017 के अंदर करी गई थी। तो आप लोगों को याद होगा, जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है उसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इसको स्थापित करा गया था। ये आप लोगों को याद है। अब इन्होंने आप लोगों से क्या पूछा है कि ये कौन कौन से इनमें से इनकरेक्ट है। अगर आपको ये पता है कि इससे स्थापना कब हुई होगी, तो तभी आप ये पता लगा पाएंगे ना कि ये आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इन्होंने बोला कि इसकी स्थापना 2017 में कराई गई। इसकी स्थापना 2017 में नहीं, 2007 में करी गई थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और इन्होंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में ही पूछा था। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जो फंड है IIPDF के अंदर वो प्रोवाइड करती है केंद्रीय सरकार। तो जो फंड प्रोवाइड इसके द्वारा करा जाता है ना, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसको जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो जो सेकंड वाला है ना, वो आप करेक्ट है, लेकिन आपको तो इनकरेक्ट बताना है। तो आपका ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको आप साइड कर देंगे। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि यह योजना आर्थिक मामलों के विभाग के तहत अधिसूचित होती है। तो ये जो स्कीम होती है ना, ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ही नोटिफाई करी जाती है, जो कि एक क्रूशियल रोल अदा करता है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो ये दूसरा तीसरा वाला स्टेटमेंट भी ठीक था। इन्होंने हमसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सिर्फ पहला वाला इनकरेक्ट था, जहां पर इन्होंने इस IIPDF की स्थापना को लेकर हमसे 2017 कहा था, लेकिन इसका जो अ, इन्होंने फाउंडेशन रखा था या फिर सेटअप करा गया था वो 2007 में करा गया था। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहता मेरे मित्रों। ठीक है जी। अब ये आई आई पी डी एफ इतनी देर से हम हल्ला मचा रखे हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है भाई ये? मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि भाई इस आपके फंड के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। किसको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है? जो भी पीपीपी प्रोजेक्ट्स होते हैं। व्हाट इज पीपी प्रोजेक्ट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, उसको यहाँ पर ना आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसको इसीलिए शुरू किया गया था कि जो अथॉरिटीज हैं उनको यहाँ पर असिस्ट किया जा सके, कि उनको जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उनको अपने प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसको दिया जा सके। तो ऐसे दुनिया भर के फंड देश में बने हुए हैं, जो चर्चा में आ जाए उससे रिलेटेड आपका सवाल आपके सामने पेश कर दिया जाता है और यही सवाल इन्होंने पूछा। आगे बढ़े भी, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी। अब आप में से आधे लोग परेशान हो जाएंगे, बताइए कि हमें आज का नहीं पता है कि कौन सी पार्टी पावर के अंदर है, ब्रिटेन की या फिर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और ये पूछ रहे हैं कि 1945। लेकिन अगर आप में से कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट रखे हो तो आप लोगों को पता है कि उस समय पर जो पार्टी वहां पर जनरल इलेक्शन को जीतकर सत्ता में आई थी वो कौन सी थी, वो थी लेबर पार्टी। इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री को यहाँ पर हासिल किया था। इनके यहाँ पर लगभग 640 सीट्स होती है, उसका लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा इस लेबर पार्टी ने जीता था। और ब्रिटिश पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट इसको बताया जाता है, जहां पर इनकी पहली मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, अब ये हमें कैसे याद हो जाए। आप लोगों ने क्लेमेंट एटले के बारे में सुना होगा ना। तो ये जब क्लेमेंट एटले प्रधानमंत्री बनता है तो उसने कई सारे सोशल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था ना, जिसके अंदर इसने भारत के लिए भी कि भाई भारत को किस तरीके से आप उनका सारा का सारा जो पावर ट्रांसफर का प्लान है वो सौंपोगे, उस पर भी इसने बात करी थी ना। तो आपने नाम सुना था ना क्लेमेंट एटले का, इसलिए ये आपको चर्चा में बनता भी है, डिस्कशन भी होता है और ये आपका पूछा भी जाता है। तो याद रखेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये जो लेबर पार्टी इंग्लैंड की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इनकी लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, मतलब सेंट्रल लेफ्ट पॉलिटिकल विंग पार्टी इसको बोला जाता है, जो कि लोगों के बराबर हिस्सेदारी पर ध्यान देता है। इसकी फाउंडेशन अगर याद आपको रह सके तो लगे हाथों याद रख लीजिएगा, 1900 में इसको फाउंड किया गया था। और बाकी जो भी आगे बात बनेंगी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों से इनके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटले की बात करी, थोड़ी सी इस आदमी पर चर्चा कर लेता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, ये आदमी ना लीडर बन के रहा इस पार्टी का 1935 से 1955 तक। 1935 के अंदर भारत के अंदर आपके इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में भी जानते हैं। उस समय पर ये भाई साहब लेबर पार्टी को ज्वाइन करे थे। अभी 1945 के अंदर ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद 1945 से ये 1951 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और उसके बाद जो मेजर इंडस्ट्रीज थी इनके देश की उसको नेशनलाइज करने का इस भाई साहब ने काम किया था। एक एनएचएस करके इंपॉर्टेंट सर्विस थी, एनएचएस का नाम सुना है आपने, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसको शुरू किया था, जिसको लेकर इनका बहुत ज्यादा नाम प्रसिद्ध है वहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के विकिरण में बहुत कम यानी कि लेस देन 10⁻³ एनएम तरंग दैर्ध्य होता है, जो परमाणु विस्फोटों, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम नाटकीय गतिविधि द्वारा उत्पन्न होता है। क्या कहना चाह रहा है ये, कभी आपको आई होप समझ में आया होगा। इन्होंने पूछा था कि भाई वो किस प्रकार का रेडिएशन है जिसकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। ये वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के जरिए, लाइटनिंग के जरिए और लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी रेडियो एक्टिव डिके के जरिए। इस रेडिएशन का नाम आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने गामा रेज के बारे में पढ़ा होगा। और गामा रेज की यही प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई जाती है कि जो इनकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, और उसकी जो एनर्जी वो होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो उत्तर आपका यहाँ पर गामा रेज रहेगा। आप लोगों को गामा रेज की प्रॉपर्टी के अंदर ये भी बताया जाता है कि ये जो रेज है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं, जैसे कि ऐसी आपकी अभिक्रियाएं जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जरिए होती हैं या फिर रेडियो एक्टिव डिके के दौरान होती हैं, उससे ये रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और भी कई सारे तरीकों से आप इनको जनरेटेड देखते हैं, जो भी हमारे कॉस्मिक एनवायरनमेंट के अंदर इवेंट्स होते हैं उसके जरिए भी ये आपकी क्या होती हैं, जनरेट होती है। अब आप लोगों को मैंने भी कहा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक आई होप पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो चलो एक बार आकर इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप में से अगर किसी को भी जानकारी हो जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना पता है। देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात होती है ना, तो इसके अंदर आपके जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो आपके शामिल होते हैं, जो कि कहां से कहां तक होते हैं, जैसे जो कि रेडियो
वेव्स से लेकर आपके लास्ट गामा रेस तक होता है। चलो यहाँ पर भी बोर नहीं करूंगा, अगर किसी ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो ये ना इसको कैटेगराइज करा जाता है या तो वेवलेंथ के आधार पर या फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ठीक है, इस पर आगे कभी मौका मिला तो हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इससे आसान और बहुत ही ज्यादा हल्का सवाल आपको इस शिफ्ट के अंदर नहीं दिखेगा। आप लोगों को पता है तमिलनाडु के अंदर ओरिजिनेटेड भरतनाट्यम आपका क्या है, एक डांस स्टाइल है। और कई सारे इसके अंदर पोस्चर्स होते हैं जो कि एक इंट्रिकेट फुटवर्क के जरिए आपका यू नो यूज किया जाता है। अब मैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात कर लेता हूँ। अगर हमने भरतनाट्यम का यहाँ पर जिक्र ही किया है तो अगर मैं कई सारे जो हमारे देश के अंदर प्रोमिनेंट क्लासिकल डांसेस हैं उनमें से आप किस किस के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम के बारे में जिक्र हो गया तो एक आपको पता होगा कथक। कथक को लेकर सभी को पता है ये हमारे उत्तरी भारत के अंदर ओरिजिनेट हुआ। पर्टिकुलरली अगर मैं किसी राज्य का आप लोगों से नाम यूज करूंगा वो करूंगा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट क्लासिकल डांसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कथकली। जब कथकली के ओरिजिनेशन की आप लोगों से बात करी जाती है तो ये कौन से राज्य से आपको नजर आता है? केरला राज्य से आपको नजर आता है। इसी प्रकार से कुचिपुड़ी, ये भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका ओरिजिनेशन राज्य आपको कौन सा याद रखना है? आंध्र प्रदेश याद रखना है। ऐसे ही आपको एक और नजर आता है उड़ीसी, जो कि उड़ीसा राज्य से ओरिजिनेटेड होता है। ऐसे ही आपको नजर आता है मणिपुरी, ये मणिपुर से है। ऐसे ही आपको नजर आएगा मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम का जो ओरिजिनेटेड राज्य है वो आप लोग मुझे बताएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भरतनाट्यम के बारे में इन्होंने पूछा था, उसके बारे में हमने बता दिया कि वो आपका तमिलनाडु राज्य से आता है। और भी बहुत सारे आएंगे इसके बारे में, बहुत सारी हम जानकारी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन मैराथन माना जाता है। आप लोग अगर टीवी या फिर न्यूज वगैरह को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मुंबई के अंदर एक मैराथन होता है जिसको टाटा बहुत ज्यादा, मतलब मोस्टली टाटा इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसको स्पॉन्सर करता है। तो इसको टाटा मुंबई मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। इसको एशिया का लार्जेस्ट मैराथन कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है मुंबई मैराथन। जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं वो सब इसके अंदर शुरुआत करने के टाइम पे दौड़ते हैं। अच्छा, यहीं से लगे हाथों अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई ये जो मुंबई मैराथन है इसका पहली बार जो आयोजन कराया गया था वो कब कराया गया था, तो आप याद रखिएगा 2004 से इसको शुरू कराया जा रहा है। फिर उसके बाद पूरे विश्व के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैराथन के रूप में इसको जाना गया है। आगे बढ़े। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं कि दो शाखा में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा करी गई थी। अगेन, अगर आप लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों ने होम रूल लीग के बारे में भी पढ़ा होगा। एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी हमारे देश के अंदर जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विद इन द ब्रिटिश एम्पायर हम क्या लेकर आए? सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आए। तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी? 1916 के अंदर करी गई थी। इसकी दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, जहां पर तिलक जी की जो होम रूल लीग थी वो कहां पर बेस्ड हो जाती है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर मैं तिलक जी की जो होम रूल लीग है उसको रखता हूं, और उसके बाद मद्रास में मैं रखता हूं एनी बेसेंट की होम रूल लीग को। तो ये दो ब्रांचेस में विभाजित हो गई थी, इसको लेकर आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी। नहीं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि एक ऑप्शन में आपको दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस पे पहले भी मैंने चर्चा करी है। आप लोगों को पता होगा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 1875 के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं,
1875 न्यूयॉर्क, इसके द्वारा इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया गया था। मेरे को बस उनके नाम का पहला अक्षर पता है, हेलेना। उसके बाद दो और वर्ड है, उनको भी आप देख लेना एक बार। तो थियोसॉफिकल, अच्छा ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इसकी प्रोमिनेंट मेंबर हुआ करती थी एनी बेसेंट, जो कि बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर भी बनी थी, और इसके जो भारत का इंडिपेंडेंट मूवमेंट था उसमें जो इसका योगदान है उसको भी इसने निभाया था। ठीक है जी, इस पर बात हो गई। अब हम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन किसने करी थी, तो भैया 1866 में लंदन के अंदर हमारे दादा भाई नेहरू के द्वारा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो हिंदुस्तानी इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करा जाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर भारतीय जो मुद्दे हैं, जो ग्रीवियांसेस हैं, उसको यूके के अंदर उठाया जाए। उसके बाद यार यहां पर नाम लिखा हुआ है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया जाता है भाई सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, और इनके साथ में इनके मित्र थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, इन दोनों को याद रखिएगा। अगर डेट याद रह जाए आपको, तो 1876 में इन्होंने इसको फाउंड किया था। इस इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य यही था कि भाई जो इंडियंस हैं उनके अधिकारों को, उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, और यही इंडियन एसोसिएशन आगे चल के किसका रूप लेती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूप लेती है। तो याद रखेंगे जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। उड़ान स्कीम से रिलेटेड ये आपसे पूछ रहे हैं। उड़ान स्कीम या फिर उड़ान योजना को 2017 में लागू हुए 5 साल पूरे हो गए। आप लोगों को अगर ये पता है कि भैया ये उड़ान स्कीम लॉन्च कब करी गई थी, तो आप तभी तो पता लगा पाएंगे कि कितने साल हो गए। इन्होंने कहा है कि 2017 में इसको लागू हुए 5 साल हो गए। जी नहीं, 2017 में तो इसको लॉन्च करा गया था, तो 5 साल हुए हुए इसको कब हुए होंगे, 2022 के अंदर। तो ये जो पहला वाला आपका ऑप्शन है भाई, ये वाला तो देखो आपका यहाँ पर गलत हो जाता। ठीक है, अच्छा, एज कंप्लीटेड 5 years सिंस, यार इन्होंने ईयर देना चाहिए था यहाँ पर कि 2022 का रेफरेंस लेकर पूछ रहे हैं। इन्होंने रेफरेंस ही नहीं दिया है। इन्होंने दिया कि द उड़ान स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। अरे 2022 तो देते। तो यार ये सवाल को इन्होंने उस तरीके से देना चाहिए था कि 2022 के रेफरेंस में, क्योंकि 2017 में तो लॉन्च है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन 5 साल हो गए, कब हो गए, वो 2022 इन्हें देना चाहिए था। चलो एनीवेज, तो ये आपका 2017 में लॉन्च है, ये बात ठीक है। फिर 2022 को ये 5 साल हो गए, वो इनको देना चाहिए था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। आप लोगों को पता है जब उड़ान स्कीम की बात होती है तो पहली चीज इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उड़े देश का आम नागरिक। मैं यहां पर लिख देता हूं, उड़े देश का आम नागरिक। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है या फिर इसकी देखरेख करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, ना कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भैया दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना को कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपके ठीक थे, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है यार, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ान स्कीम का जो उद्देश्य है ना, वो जो आपकी हवाई जहाजों के जरिए ट्रैवलिंग होती है उसको अफोर्डेबल बनाना है, उसको वाइड स्प्रेड करना है। जो नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसके अंदर इसको इंक्लूसिव बनाना है। इसके अंदर जॉब ग्रोथ को, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। एयर
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो ये सारे उद्देश्यों से इस उड़ान स्कीम को लॉन्च करा गया था। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल की तरफ आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? भाई जितने भी क्रिकेट प्रेमी हमारे देश के अंदर बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, गलत नहीं हो जाए ये सवाल। ठीक है भाई, देखो 1983 के अंदर भारत विश्व कप जीता था, और उस साल ये विश्व कप का आयोजन क्या भारत के अंदर कराया जा रहा था? जी नहीं, इस साल इस विश्व कप का आयोजन कराया गया था इंग्लैंड के अंदर। 83 मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। इंडिया ने 1883 वाला वर्ल्ड कप जीता था, और आप लोगों को पता है 1996 का वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया, 1987 का वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया, और 2011 का जो वर्ल्ड कप जो हमने जीता था उसको भी हमारे द्वारा ही होस्ट किया गया था। तो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि हर 4 सालों के बाद ये टूर्नामेंट आपका आयोजित कराया जाता है, और आईसीसी इसकी गवर्निंग बॉडी है जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती है। और बाकी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ आइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इबोनी एंड माहोगैनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? आबनूस और माहोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? अब देखो, ज्योग्राफी के अंदर आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला टॉपिक होता है, वैसा आंसर मेरे मुंह से निकल चुका है। उसके अंदर आपके इनको एग्जाम्पल के रूप में यूज करके बताया जाता है कि भाई देखो, ये बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और स्पेशली जो भूमध्य रेखा होती है यानी कि इक्वेटर होता है ना, उसके पास ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स के पास। तो यहाँ पर गर्म और वेट क्लाइमेट आपको थ्रू आउट द ईयर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफी डेंस होता है। तो ये जो इबोनी और महागनी ट्रैप ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की आपकी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब चलो, जो बाकी के फॉरेस्ट भी दिए गए हैं, अभी मैंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया ना कि ये आपके वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आपके काफी डेंस फॉर्मेट में इक्वेटर के आसपास मिलते हैं। अब आपको कुछ और भी यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट दिए, इन पर थोड़ी सी बात कर लेता है। देखो, पहले विकल्प में दिया है इन्होंने आपको माउंटेन फॉरेस्ट। आप लोगों से पूछा जाएगा कल को, मान लीजिए कि ये माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो इनको आप पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, जहां पर जो ऊंचाई होती है, जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, उसकी वजह से आपका क्लाइमेट और वेजिटेशन बहुत बड़े तौर पर प्रभावित होता है। इनको कई सारे भागों में बांटा जाता है, इनको कूलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, डिफरेंट फ्लोरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हायर एलिवेशन पर ये आपके कॉनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख दूं? कॉनिफेरस ट्रीज, जिसकी नुकीली नुकीली पत्तियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट पर आते हैं भाई। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये कोस्टल इकोसिस्टम में आपको पाए जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। काफी सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, झाड़ियों के रूप में ये आपको जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं वहां पर उगते हुए नजर आता है। तो फिलहाल के लिए इतने रखते हैं, बाकी जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल में आपको इबोनी और माहोगैनी ट्रीज को याद रखना है। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक था? आसान है यार, 9 ज्वेल्स नवरत्न के रूप में आपको कई सारे लोगों के बारे में पता होगा। अब इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन में 4 नाम दिए, 4 नामों में से अमीर खुसरो, पुरंदरदास, स्वामी हरिदास और तानसेन का नाम दिया है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये तानसेन वाले भाई साहब जो हैं, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। अकबर के कोर्ट के अंदर 9 ज्वेल्स में से एक थे, काफी प्रोमिनेंट फिगर थे हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, और इनको हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर बहुत जाना जाता है। यहीं पर आप लोगों के लिए एक सवाल के बताइए कि इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम में आप याद रखिएगा इनको, रामतनु पांडे। ये सौयों बार आपका सवाल पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो ये ग्वालियर की एक गौर ब्राह्मण फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। कई सारे रागों को लेकर इनको क्रेडिट किया जाता है, वो राग वाग का आप देख लेना, उन राग से भी सवाल बनते हैं, बट कभी मौका मिलेगा तो उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तानसेन इनके नवरत्न में से एक थे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तानसेन के अलावा जो बाकी के नवरत्न थे आपके अकबर के दरबार के अंदर, उनमें से कौन कौन से थे? अबुल फजल। अबुल फजल के अलावा आपको राजा तोड़रमल के बारे में सुना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अलावा
फैजी एक इंपॉर्टेंट इनके पोएट हुआ करते थे। इसके अलावा राजा मान सिंह, जो कि इनकी मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करता था। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम लिख देते हैं, ठीक है। खाने खाना, ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद दो तीन नाम और मेसो रखे हैं। एक वो है दो प्याजा, दो प्याजा मैं नाम लिख देता हूँ, मुल्ला दो प्याजा। एक आधा और मेरे से मिस हो रखा है, वो आप देख लीजिएगा। बीरबल, अरे बीरबल तो नाम ही भूल गए, बताओ हम, ठीक है। राजा बीरबल भी नाम लिख लीजिएगा। तो कितने हो गए भाई? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक मिस हो रहा है यार। एक वो देख लीजिएगा आप एक बार गूगल करके, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। चलिए आगे आइए। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड? ये है भाई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसको लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। ये नहीं है कि जिस साल आप पेपर दे रहे हो आपको उसी साल पर जो आपकी स्कीम से उनको रट के जाना है। मैंने जो भी अपने यूट्यूब पर आपको करंट अफेयर कराता हूँ, उस करंट अफेयर को अगर आप एक बार ओपन करके देखोगे ना, जिस भी स्कीम, जिस भी इनिशिएटिव, जिस भी नए स्पेसिफिक लॉन्च को अगर आप चर्चा में सुनते हैं, चाहे वो 10 साल पहले लॉन्च हुआ हो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, या फिर कल ही लॉन्च हुआ हो, उस पर हम चर्चा करते हैं कि कब लॉन्च हो रहा है, उद्देश्य क्या है। जब हम इस आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बात करते हैं, तो ये लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम्स को एक तरीके से क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। उसके हेल्थ फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है, जो क्रिटिकल गैप्स है हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उनको फिल करने की कोशिश करता है। तो याद रखेंगे इसको, 2021 के अंदर ये लॉन्च हो रहा है जी। चलिए आगे आइए। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब करी गई थी? When was the duty free tariff preference scheme for least development countries announced by India? देखो होता क्या है ना, अभी अभी का सिनेरियो देख लो आप। जब से ट्रम्प अंकल यूएस के प्रेसिडेंट बने, ये टैरिफ टैरिफ वाला शब्द आप बहुत सुन रहे होगे कि 100% का टैरिफ लगा दिया, टैरिफ हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब ऐसे मुद्दे चर्चा में होते हैं तो आप लोगों को इसकी एक हिस्टोरिकल कोई अगर माइलस्टोन अचीव हुआ होता है पास्ट में, तो उसको ओपन करके देखना पड़ता है। जैसे कि ये हम डी एफ टीपी की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने एलडीसीज यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ये उनके लिए लेकर आए थे 2008 के अंदर। तो यहाँ पर आपका ये डी विकल्प करेक्ट होता। इसका उद्देश्य यही था कि भाई यहाँ पर ना आपको एक प्रेफरेंशियल मार्केट को प्रोवाइड करा जाए, सो दैट कि आप ऐसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे चीजों को एक्सपोर्ट कर सके भारत के मार्केट के अंदर। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ आते हैं, अगला सवाल देखेंगे। ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन? चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप अच्छे से इन चारों के चारों विकल्प पर एक बार अपनी निगाहों को घुमा सकते हैं। पहला है रिडक्शन इन दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी में कमी आना। ठीक है, क्या ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से होता है? ओके। दूसरा है भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधन दबाव में है, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, ये क्या है, ये आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो ये क्या करते हैं, काफी इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। क्योंकि क्या होता है ना, इसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है और इन चीजों का डिप्लीटेशन होता है। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है भाई, अगर हम जनसंख्या के बढ़ते हुए स्तर की बात करें, ओवर पॉपुलेशन की बात करें। ठीक है, आगे बढ़े। अब ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है ना। ओवर पॉपुलेशन कब होता है? जब नंबर ऑफ पीपल एक्सीड करते हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी एनवायरनमेंट की, या फिर जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितने भी लोग होने चाहिए उसको एक्सीड करते हुए नंबर को अगर आप देखते हैं तो उसको ही आप डिफाइन करते हैं ओवर पॉपुलेशन के रूप में। तो इससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं वो डिप्लीट होते हैं। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? गलती से भी गलता नहीं करना है इसको। संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर हर साल। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी इन्होंने दिया था वो आपका करेक्ट होता।
क्यों मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को? आप लोगों को पता है 1949 का ये जो 26 नवंबर वाला दिन था, इस दिन हमारी संविधान सभा ने हमारे भारतीय संविधान को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। तो याद रखेंगे इसको। और तो कोई बात नहीं है ना, पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आए। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, अगर मैं आप लोगों से लगे हाथ तो पूछूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे कि सर जी कॉन्स्टिट्यूशन इज दी सुप्रीम लॉ इन इंडिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप दुनिया भर के लोगों को करते हुए या इधर से उधर भगते हुए देखकर बोलते हुए देख सुनते रहते हैं। ये क्या है? ये फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है जिसके अंदर फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को रखा गया है, जहां पर हमारे देश के स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटीज होती हैं उनको सेट आउट किया गया है, उनको रखा गया है। आपको जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आपके सामने, आपके राज्य सरकारों के सामने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको रखा गया है। बाकी आपको ये पता ही है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व के अंदर। फिलहाल हमने संविधान दिवस की बात करी थी। अगला सवाल देखेंगे भाई, निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों से आप लोगों को भी मिलान करना है। यहाँ पर इधर आपको किताबें दी गई हैं, इधर आपको बुक्स दी गई हैं। अब देखो इसमें 4 बुक हैं। अगर आप में से किसी को किसी भी बुक के बारे में नहीं पता था तो बिल्कुल घबराना मत, इनको याद रख लेना। कल को हो सकता है कि इनको इंडिविजुअली आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो ये जो तजुल मासिर आपके सामने लिखी गई है, मतलब जो बुक का नाम है, ये लिखी गई है हसन निजामी के द्वारा। तो मैं यहाँ पर इसको जोड़ दूंगा भाई, ये दूसरे वाले ऑप्शन से। उसके बाद है ना आपका ये खजाइन उल फातू, इसको अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका चौथे नंबर पर आ गया। फिर है आपका तारीख फिरूज शाही, इसको किसके द्वारा लिया गया? जियाउद्दीन जो बरानी है इनके द्वारा। फिर ये तारीख मुबारक शाही है, इसको याहा बिन अहमद शिरहिमदी के द्वारा लिखा गया है। अब आप लोग बोलोगे कि ये किताबें कहाँ मिलती हैं, तो देखो मेडिवल टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक रिटन कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है जिससे हम अपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता लगा पाते हैं। ये वही किताबें हैं जिनके जरिए हम मेडिवल टाइम में भारत के अंदर रूल करती हुई डायनास्टीज के फॉर्मेट का पता लगाते हैं कि वो क्या करते थे, कैसे करते थे। और इन किताबों का जिक्र अगर आप मेरी पीडीएफ ओपन करके देखोगे वहां पर भी मिलेगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कोई सीमा साझा नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स? तो आपको यार यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, भूटान, वेस्ट बंगाल, मतलब भूटान को उन्होंने वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से कनेक्ट किया है। ज्योग्राफी के अंदर जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मेरी क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को भर भर के सवाल पढ़ाए हैं कि हमारे देश के कौन कौन से राज्य अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भूटान की जब बात होती है तो वो अपनी बाउंड्री को कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है सबसे पहले। असम आता है नहीं आता है? असम आता है। वेस्ट बंगाल आता है नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और उसके बाद आता है आपका सिक्किम। तो ये 4 आपके भारतीय राज्य हैं जिनके साथ भूटान अपनी बाउंड्री को क्या करता है? शेयर करता है। इन्होंने पूछा था किसके साथ शेयर नहीं करता है, तो क्या मेघालय के साथ करी? क्या नहीं करी ना? तो बस हमें इसीलिए इसको आंसर कर देना था। भाई भूटान की बात हो रही है, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूटान को आप किस कैटेगरी या फिर किस प्रकार की कंट्री की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि जो कि चारों दिशाओं से अलग अलग बाउंड्रीज से घिरी हुई है। हिमालयाज का जो ईस्टर्न वाला भाग है वहां पर ये लोकेटेड है। अ, और क्या बताऊं इसको लेकर, इसकी लार्जेस्ट सिटी आप थिम्फू याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसकी सिटी है और इसकी कैपिटल भी है। तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को इस रूप में जाना जाता है? मतलब पूछना क्या चाह रहा है, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज। देखो आप लोगों को जो मैं करंट अफेयर कराता हूँ, उस करंट अफेयर के अंदर अगर कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है, किसी भी अगर आप नए कैटलिस्ट को सामने आता हुआ देखते हैं, उसको सुनता हुआ देखते हैं, उसका किसी स्पेसिफिक एरिया में योगदान सुनते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई देखो ये जो चीज है वो आपकी परीक्षा में एक करंट अफेयर के तरीके से पूछी जाएगी। लेकिन आप उसको किससे एसोसिएट करेंगे? भाई केमिस्ट्री से पूछ लिया, कैसे केमिस्ट्री से पूछ लिया, ठीक है।
अब इन्होंने पूछा है पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो देखो एक कैटलिस्ट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ये होता है रोजनमुंड कैटलिस्ट। तो रोजनमुंड कैटलिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक होता है, यानी कि कैटलिस्ट होता है जिसको आप यूज करते हैं इसके अंदर जो एसिल क्लोराइड्स का एल्डिहाइड में कन्वर्जन के लिए हाइड्रोजनेशन होता है। क्या कह रहे हो सर जी, क्या कह दिया? देखो एक जर्मन केमिस्ट हुआ करते थे, कार्ल विल्हेम रोजनमुंड, उनके नाम पर इसको रखा गया था। इन्होंने ही एक डेवलपमेंट करी थी, किसकी? कैटलिस्ट प्रोसेस की। अब आप में से आधे लोग बोलेंगे कि सर जी ये कैटलिस्ट जो प्रोसेस होती है वो क्या चीज होती है? भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर को यानी कि रेट को अगर आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ कैटलिस्ट का यूज करना होता है। अब आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि वो साइंटिस्ट कौन है जिसने कैटलिस्टिक प्रोसेस को डेवलप किया था। तो आप लोगों को इस केमिस्ट कार्ल विल्हम रोजमंड का नाम लिखना पड़ता है ना। इन्हीं अंकल जी के द्वारा इस रोजमंड कैटलिस्ट को नाम दिया गया था, जो कि एसाइल क्लोराइड्स के एल्डिहाइड में कन्वर्जन के दौरान हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। तो बात सीधी थी, बस उन्होंने घुमा फिरा कर एक्स्ट्रा बात पूछ ली है। तो यहाँ पर आपका ये जो विकल्प नंबर सी दिया गया है वो करेक्ट हो जाता। आगे आएंगे 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है? आप लोगों को पता है हर साल आपके बजट आता है। इस साल के 25 वाले बजट के अंदर भी जितने भी चेंजेस हुए हैं आप लोग कृपया करके उनको देख लीजिएगा। मैंने आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बजट संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रोवाइड करी थी, और एक अपडेटेड वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें बजट से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं दूंगा। उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि इन्होंने इसमें पूछ लिया कि बताइए कि वो कौन से प्रकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करा है 10 फरवरी 2023 के बजट के अंदर। तो इन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स को क्या कर दिया था, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है सरकार के द्वारा लगाया जाता है जो भी इंडिविजुअल और एंटिटीज होते हैं उनके इनकम के ऊपर। तो इसको इंक्रीज, इसमें इंक्रीज देखा था, काफी इंक्रीज जो नंबर है वो आपको देखने के लिए मिले थे। तो ऐसे जो छोटे छोटे डेटा होते हैं ना उनसे रिलेटेड यार ये सवाल निकाल कर पूछ लेता है, तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है जी, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर की कैटेगरी से आप लोगों को पता है कि सवाल बनते हैं। तो पंकज उदास। देखो 2023 का करंट अफेयर पूछ लिया, ऐसा करके शिकायत मत करने लगना कि 2024 के अंदर 2023 का सवाल पूछ लिया। आप लोगों को पता है पंकज उदास जी का देहांत हुआ था पिछले साल, और जब ये ऑबिचुअरी न्यूज आती है ना तो उस आदमी को इस न्यूज को सुनकर आरआईपी लिखकर स्टोरी नहीं लगानी होती है, देख लेना होता है कि उसको हाल फिलहाल में या फिर उसने जब भी इंपॉर्टेंट अपने अवार्ड को हासिल किया है तो वो कब किया है। जैसे लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, भारत रत्न दिया गया था उनको 1999 में। तो सवाल पूछा गया था ना कि 1999 के अंदर दिए गए चार विकल्प में से किसको भारत रत्न दिया गया, तो उस हिसाब से देखना है आपको। तो पंकज उदास इन्होंने गाने और इनकी जो गजलें हैं वो आप लोगों ने सुनी होंगी। ठीक है जी, तो इनको 2023 के अंदर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? आसान है भाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, आपकी जो ओजोन लेयर होती है वो अब्जॉर्ब करती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सन से आने वाली जो मोस्टली जो यूवी रेज होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर ली जाता है आपकी ओजोन लेयर के द्वारा। इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है आपके O3 मॉलिक्यूल्स का जो कि इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ये जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी के मतलब बेसिक पार्ट से कितना ऊपर की तरफ है या फिर स्ट्रेटोस्फेयर की कौन से पोर्शन के अंदर आती है, तो याद रखिएगा ये अगर आप अर्थ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 से 35 किलोमीटर वाले भाग के अंदर आपको ये लेयर देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं मित्रों। ये पूछ रहे हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किसके नाम से जाना जाता है? इससे आसान सवाल आपको मिलेगा क्या? इसको बहुत सारे लोग गलत करके आए पता है। तो सीएजी के बारे में सभी ने सुना है, तो उन्होंने पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स, जो सीएजी हेड करते हैं इन चार विकल्प में से जिस डिपार्टमेंट को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में पूछा है। एक डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है IAAD, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये क्या करता है डिपार्टमेंट?
जो भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी अकाउंट्स की ऑडिटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड सीएजी ही होते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये आपके आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है हमारे संविधान के अंदर, जहां पर इसको इंश्योर करा जाता है इसकी इंडिपेंडेंस को, कि ये आपकी जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उससे अलग है, वरना सरकार का इसके अंदर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने लग जाएगा। अच्छा, सीएजी की बात हो रही है, सबको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनके कार्यकाल की बात करी जाए तो 6 साल इनका कार्यकाल होता है, और अगर आपकी उम्र पूछी जाए तो 65 साल अगर इनकी हो गई, या फिर 6 साल का इनका टेन्योर हो गया, जो भी पहले हो जाता है इनको रिटायर कर दिया जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गॉनियोलेक्स निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज गॉनियोलेक्स बिलोंग्स टू? भाई देखो, बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को मैंने प्लैंक्टन्स के बारे में बताया था, उसी प्लैंक्टन का ना ये टाइप होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लैंक्टन्स। इसका ही ये क्या है, एक प्रकार है। ये मरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाता है, और उसी का ये एक जीनस है। इसका नाम है डाइनोफ्लेगलेट्स, याद रखिएगा। तो कई सारे जो डायग्नोफ्लेक्स होते हैं ना, ये मतलब लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं अपनी सेल्स के साथ, तो ये आपका चमकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई सारे वो मूवी आई थी ना, वो क्या थी, लाइफ ऑफ पाई, जिसमें वो ऐसे पानी में हाथ डालता है तो बहुत सारे चमकीले चमकीले दिख रहे होता है। अब ये चीज आपकी ना आसपास दिखती है, तो वहीं से इन्होंने एक चीज निकाल ली कि भैया ये आपके प्लैंकटन की एक टाइप को बता दीजिए, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आपका डायनो फ्लैगलेट्स इसका नाम कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। वल्लभी प्राचीन भारत का एक शहर 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी हुआ करता था? भाई देखो, आप लोगों को मैंने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू करने से पहले जो डिस्कशन था हमारे देश की, जो भी डायनास्टीज थी, इवन जो मेडिवल टाइम का एंड वाला पार्ट था, तो हम मैंने कुछ नेटिव डायनास्टीज का जिक्र किया था। तो अगर हम भारत के वेस्टर्न भाग की कुछ इंपॉर्टेंट डायनास्टीज की तरफ देखते हैं, तो वहां पर आपको एक डायनास्टी नजर आती है जिसको कहा जाता है मैत्रक डायनास्टी, मैत्रक वंश। तो आज का जो गुजरात है, ये वहां पर रूल करा करती थी। ठीक है, और इनकी वल्लभी राजधानी हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था इनके रूल के दौरान। अब इन्होंने तो ये पूछ लिया कि भाई ये जो वल्लभी है वो किसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। आप इतना याद रख लीजिएगा आपके अगले किसी सवाल के लिए, कि सेनापति भतारका इसको फाउंड करे थे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेनापति भतारका के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये फॉर्मर गुप्ता एम्पायर के मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे 5th सेंचुरी बीसी के अंदर, तो उन्होंने इसको फाउंड किया था। ओके, इसके बाद ये मैत्रेय को ये भी कहा जाता है कि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को इन्होंने संरक्षण दिया था, और वल्लभी को ये भी जाना जाता है क्योंकि वहां पर काफी बौद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सेकंड लास्ट सवाल आपकी इस शिफ्ट का हम डिस्कस करेंगे भाई। अब सवाल पूछ रहा है कि जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, जिसमें राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन उन्होंने किया है? भाई आप लोगों को पता है कि हमारे देश की एक ऐसी महिला रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मर टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं, किरण बेदी जी। तो ऐसी फेमस पर्सनालिटी अगर अपनी कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की पुस्तक लिखती हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने आईपीएस सर्विस 1972 के अंदर ज्वाइन करी थी, और आप लोगों को पता है कि पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही थी। कब से कब तक रही थी? 2016 से 21 तक रही थी। काफी फेमस है, दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा भी इन्हें बनाकर लेकर आए थे, लेकिन फिर केजरीवाल जी की उस टाइम पर आंधी चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल, जिसमें पूछते हैं कि शबे बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? अब देखो, आप लोगों को पता है कि जब हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को मनाता हुआ देखते हैं, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट इस प्रकार की ऑब्जर्वेंस को देखते हैं, तो ऐसे आपको जो सेलिब्रेशंस हैं उनको देख लेना होता है कि कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो आपका शबे बारात है, ये एक इस्लामिक ऑब्जर्वेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
इस्लामिक ऑब्जर्वेंस है, तो इसको मुस्लिम लोग मनाते हैं पूरे विश्व के अंदर। तो जो इनका ना एक इस्लामिक मंथ होता है, उसका नाम होता है शबन। तो उसका जो 14वां और 15वां दिन होता है, तब ये मनाते हैं। याद रखेंगे इसको, काफ़ी चर्चा में रहता है। जब भी कोई भी इस तरीके का फेस्टिवल या फिर कोई भी लोग किसी भी तरीके की चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा हो, उसको देख लिया करो कि क्या है, कैसे है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में परोसा जा सकता है वो। ओके? तो यार ये था डिस्कशन, बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि ऐसे ही डिस्कशन हमारा चलता रहेगा। और ये है मेरा एप्लीकेशन, और आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है। इस पर आपको 2024 के जो सारे के सारे पेपर है विद सॉल्यूशंस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। सीजीएल की टेस्ट सीरीज होगी, उसको आप परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ये मेरे 4 कोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आप में से कोई जीके को कंप्लीटली कवर करना चाहता है, तो मेरे वीडियो लेसन्स मेरे इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें मैं रीजनिंग को अपडेट कर रहा हूँ, इसमें मैं मैथ को, और इसमें मुझे इंग्लिश को अपडेट करना है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली शिफ्ट के अंदर। तो इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।